नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रभात एग्जाम पर। और मैं हूं आपके साथ भारती गोला। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मौर्य साम्राज्य से जुड़ी तमाम जानकारी देने वाले हैं कि कैसे मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ और कैसे उसका पतन हुआ, कौन उसके पहले संस्थापक थे और कौन उनका अंतिम शासक था। तमाम सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, ये उस समय का मैप है जिस समय मौर्य साम्राज्य का भारत में विस्तार हुआ करता था। मैं आपको बता दूं कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और ये उस समय का मैप है जिस समय स्थापना की गई थी और भारत पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ करता था। तो अगर विस्तार की बात की जाए तो पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए और केरल के, तमिलनाडु के और कलिंग के हिस्सों को अगर छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण भारत पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ करता था। और जो विस्तार था वो लगभग गंगा नदी के किनारे पर पूर्णता किया गया था। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे कहाँ तक उसका विस्तार था और कैसे ये जानकारी मिली। ऐसे कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी कहाँ से इतिहासकारों ने जुटाई, तो इसी के बारे में जानने वाले हैं। आपको बता दूं कि जो इतिहास के बारे में जानकारी इतिहासकार जुटाते हैं वो उस दौरान लिखे गए ग्रंथों से, उस दौरान बनाए गए अभिलेखों से, इनसे इतिहासकार जानकारी जुटाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मौर्यकालीन जो सोर्सेस थे वो क्या थे। सबसे पहले बात करते हैं मेगास्थनीज की बुक इंडिका की। सबसे पहले जान लेते हैं कि मेगास्थनीज कौन था। दरअसल जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी उसी दौरान सिकंदर का भी आक्रमण पूरे भारत की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसी दौरान उसका हृदय परिवर्तन हुआ और सिकंदर ने जो विश्व को जीत लेने का उसका संकल्प था उसको अधूरा छोड़कर वापस जहां से वो आया था वहां लौटने लगा था। उस दौरान उसका एक सेनापति हुआ करता था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर ने अपने युद्ध के दौरान जितना भी हिस्सा जीता था वो अपने सेनापति को दे दिया था और सेल्यूकस निकेटर ने भारत के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा जमा कर रखा था। तो उन्हीं का राजदूत था मेगास्थनीज, जो लगभग 14 साल तक भारत के अंदर रहा और भारत की उस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो भी गतिविधियां थी कि साम्राज्य किस तरीके से चलाया जा रहा है, आर्थिक स्थिति क्या है, तो तमाम सारी जानकारी उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखी थी। तो वहीं से चंद्रगुप्त मौर्य की जो शासन का तरीका था, वहाँ की जो स्थितियाँ थी या कह सकते हैं वहाँ की जो जानकारी थी वो इस पुस्तक से मिलती है। इसके अलावा कौटिल्य हुआ करते थे जो कि एक ब्राह्मण थे और राज पुरोहित हुआ करते थे। तो उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया था कि एक कुशल सम्राट कैसा होता है, या कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने ट्रेन करके एक विशाल और शक्तिशाली शासक बनाया था। तो उनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौटिल्य को मैं बता दूं आपको 3 नामों से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनको 3 नामों से जाना जाता है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो इनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में तमाम चीज़ों के बारे में बताया गया है कि उस समय राजा को किन नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे अपने प्रशासन को चलाना चाहिए और इसके अलावा आर्थिक क्षेत्रों में कैसे बदलाव किया जाना चाहिए। तमाम जानकारी उन्होंने इस पुस्तक में लिखी थी और इस पुस्तक से मौर्य वंश की हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा शिलालेख मौर्य साम्राज्य के तीसरे महान शासक जो थे उनका नाम था सम्राट अशोक। उन्होंने कई शिलालेखों का निर्माण कराया था और पूरे भारत में शिलालेखों के माध्यम से अपने साम्राज्य को विस्तार किया था और जगह जगह अपने धर्म का उन्होंने प्रचार किया था। तो इन शिलालेखों के आधारों पर भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसके अलावा कई वंश हुए थे जिनमें बौद्ध ग्रंथ भी हैं और विशाखदत्त का जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस और रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ये तमाम सोर्सेज हैं जिनके आधार पर
इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। तो आइए अब जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे और किसने किया था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 321 ईसा पूर्व, और इनकी सहायता चाणक्य या फिर कौटिल्य ने की थी। और उस समय इनकी राजधानी हुआ करती थी, मगध की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, जैसा कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ, और इसको आज पटना के नाम से जाना जाता है। अगर मौर्य साम्राज्य के विस्तार की बात की जाए तो कई पूरे संपूर्ण भारत में लगभग उनका साम्राज्य विस्तारित था, लेकिन उत्तर पूर्वी कुछ हिस्से और केरल, तमिलनाडु को छोड़कर पूरे उपमहाद्वीप पर साम्राज्य जो था मौर्य का, वो पूरी तरीके से फैला हुआ था। ये जो लिस्ट है वो मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए थे उनकी लिस्ट है। तो लगभग 10 के आसपास मौर्य साम्राज्य में शासक हुए थे जिनकी जानकारी हमको मिलती है। और जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 331 ईसा पूर्व से। उनका जो कार्यकाल था वो 298 तक रहा था। इसके बाद उनके बेटे आए थे बिंदुसार, और फिर महान सम्राट अशोक। महान सम्राट अशोक के बाद कुणाल मौर्य, फिर दशरथ मौर्य, सम्प्रति मौर्य, शालिसुक मौर्य, देववर्मन मौर्य, सतधवंत मौर्य, और लास्ट और अंतिम शासक जो थे वो वृहदत्त थे। आइए अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल था 321 से 298 ईसा पूर्व, और इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन अगर बात की जाए इनकी जन्म की, तो इतिहासकारों का मानना है कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि एक शूद्र परिवार से थे, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि एक क्षत्रिय वंश से थे। तो ब्राह्मणवादी परंपराओं के अनुसार अगर देखा जाए तो ये एक शूद्र महिला के पुत्र थे। और अगर वहीं बात की जाए बौद्ध परंपराओं की, तो ये एक क्षत्रिय थे, जो कि इतिहासकारों का मत है। वहीं अगर बात की जाए कि जिस समय मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय कौन सा वंश वहां पर शासन करता था, तो उस दौरान नंद वंश वहां शासन उनका हुआ करता था। तो उनका एक अंतिम शासक था धनानंद। उस समय नंद वंश की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी खराब थी, और इन्होंने जो जनता थी वहां की उनका कर 10 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया था, जिससे वहां की जनता परेशान थी और इसी का फायदा उठाया और कौटिल्य की सहायता से घनानंद को पराजित किया। दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। धनानंद के शासन में कौटिल्य एक राजपुरोहित हुआ करते थे और धनानंद को सलाह देने का काम करते थे। लेकिन एक बार एक सभा के दौरान धनानंद ने कौटिल्य को बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया था, जिसके बाद से कौटिल्य के मन में धनानंद से बदला लेने की भावना थी, और इसी दौरान उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का चयन किया और उनको प्रशिक्षित किया और एक शासक बनाया, जो एक महान शासक बना। अगर बात की जाए कौटिल्य की, चाणक्य की, तो इनको 3 नाम से इतिहास में जाना जाता है: चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इसके अलावा अगर बात करें हम इनके साम्राज्य की, तो उत्तर पश्चिम का भाग था जहां पर सेल्यूकस निकेटर शासन किया करता था। तो वहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने 50 हाथियों के बल पर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के प्रांतों को सेल्यूकस निकेटर से मुक्त कराया और अपने अधीन कर लिया। इसी दौरान सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को उनके दरबार में भेजा और उन्होंने ही अपनी पुस्तक इंडिका लिखी थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों को उनमें मिलाया गया था। तो बिहार, उड़ीसा, बांग्ला, इन क्षेत्रों को भी मगध साम्राज्य में स्थापित कर लिया गया था। लेकिन अगर वहीं बात की जाए केरल, तमिलनाडु, उत्तर पूर्व के कुछ हिस्से, तो वो मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान में इनके अधीन नहीं थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की अगर शक्तियों की बात की जाए तो वो एक निरंकुश शासक थे और सारी शक्तियां इन्हीं के अधीन थी। और इनके
शासनकाल के दौरान की अगर एक महत्वपूर्ण विशेषता देखी जाए तो वहां की प्रशासन की प्रणाली थी और साथ ही साथ इनकी सेना का रखरखाव था। इनकी सेना के दौरान जो इनका सैन्य शक्ति थी उसमें 6 लाख के आसपास सैनिक थे और 30,000 घुड़सवार और वहीं 9,000 के आसपास इनके पास हाथी हुआ करते थे। आइए बात करते हैं बिंदुसार की। दरअसल चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बने और इनको इतिहास में कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि अमित्रघात, अमित्रोचैट्स, एलिट्रोचैट्स, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का वध करने वाला। और इसके अलावा दक्षिण के कई क्षेत्रों पर इन्होंने अपना विस्तार कर लिया था और 16 राज्यों को अपने अधीन कर लिया था और प्रायद्वीप, जो प्रायद्वीप है भारत का प्रायद्वीप, तो उसको भी अपने इन्होंने अधीन कर दिया था, क्योंकि कई क्षेत्र थे केरल, तमिलनाडु, उनको इन्होंने अपने अधीन कर लिया था। इसके अलावा अगर बात की जाए कलिंग की, तो कलिंग इन्होंने अपने अधीन नहीं किया था। बाकी दक्षिण में भी मौर्य साम्राज्य स्थापित हो गया था और इनके यूनानियों से काफी अच्छे संबंध हुआ करते थे। अब बात करते हैं सम्राट अशोक की। बिंदुसार के ये पुत्र थे और ये महान शासक के तौर पर जाने जाते हैं और बिंदुसार के बाद इन्होंने ही सिंहासन संभाला और यह वह पहले शासक थे जिन्होंने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाया था। उनके सिंहासन पर बैठने के बाद एक कलिंग युद्ध हुआ था। मात्र एक ही युद्ध इनके शासनकाल के दौरान हुआ था और इस युद्ध में काफी संख्या में लोग मारे गए थे और इससे यह काफी प्रभावित हुए और इन्होंने युद्ध की नीति को छोड़कर धर्म की नीति को अपना लिया था। कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इन्हीं के समय में तीसरी बौद्ध संहति भी हुई। और अगर बात की जाए तो इन्होंने जो अपना दूसरे देशों के साथ संबंध थे वो धर्म के आधार पर विस्तारित किए थे, जिसमें दक्षिण भारत, श्रीलंका, वर्मा जैसे कई देश शामिल हैं। और इन्हें प्राचीन भारत के महान शासकों के रूप में जाना जाता है, जो कि मिशनरियों के लिए इतिहास में पहचाने जाते हैं। इन्होंने एक धर्म, एक भाषा, एक लिपि से मौर्य साम्राज्य का एकीकरण किया था। वहीं इन्होंने धर्म की नीति को अपनाया, जिसमें जीवन के तरीके, आचार संहिता, सिद्धांतों के सेट शामिल किए और लोगों को अपनाने के लिए उनसे अपील की। वहीं इन्होंने लोगों के बीच में धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया। इन्होंने धार्मिक सहिष्णु नीति का पालन किया। वह शांति और गैर आक्रामकता और सांस्कृतिक विजय की अपनी नीति के लिए जाने जाते हैं। आइए बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन की। जैसे ही सम्राट अशोक का अंत शुरू हुआ, उसके बाद से ही जो मौर्य साम्राज्य था उसका भी पतन शुरू हो गया था। इसके कई प्रमुख कारण हैं, जैसे कि विशाल साम्राज्य, क्योंकि पूरे भारत में ये साम्राज्य स्थापित हो गया था और पूरे साम्राज्य पे एक शासक द्वारा कंट्रोल कर पाना बेहद ही मुश्किल था। और इसके अलावा कई कारण हैं, जिनमें था ब्राह्मणवादी प्रतिक्रियाएं, वित्तीय संकट, दमनकारी नियम, नए ज्ञान का प्रसार। यानी कि बौद्ध धर्म जब उन्होंने अपनाया था तो उन्होंने अलग नियम दिए थे और जिसको वहां की जनता एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और वहां पर वित्तीय संकट भी गहराया था और दमनकारी नियम वहां पर चल रहे थे, जिस कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने संपूर्ण मौर्य साम्राज्य को जाना कि पहला शासक कौन हुआ, आखिरी शासक कौन हुआ और कितने इसमें प्रभावशाली या शक्तिशाली शासक हुए थे और इसका उदय कैसे हुआ और कैसे इसका पतन हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे तो हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे होगी मुलाकात एक नए टॉपिक और एक नए विषय के साथ।